क्या किया जाता है ताकि हम क्राइम तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं कि दो इंडिविजुअल यानी एक क्राइम सीन से लिया गया सैंपल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम जो है जिसके साथ क्राइम हुआ है उसकी जो है सस्पेक्ट जो हमारे है और जो हमारे साथ जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके जो डीएनए की एनालिसिस है उसको मैच किया जा सकता है ताकि हम बेसिकली जो विक्टिम का जो सस्पेक्ट है उसको गिल्ट फील करवाया जा सके। इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली इस डीएनए की जो एनालिसिस होती है उसको यूज कर सकते हैं, क्राइम सीन से उसको उठाते हैं और फिर उसके बाद उसकी सैम्पलिंग यानी उसकी एनालिसिस की जाती है और फिर जो हमारा विक्टिम होता है उसके डीएनए की इंफॉर्मेशन के साथ उसको मैच किया जा सकता है ताकि कंपेयर किया जा सके कि दोनों के डीएनए के अंदर कोई सिमिलैरिटी है तो उस सस्पेक्ट को गिल्टी जो है वो करार दिया जा सके। तो इस तरीके से हम फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस में भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक रिलेशन में भी इसकी यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से 3 डिफरेंट वे हैं जिसमें हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं डोमेस्टिक रिलेशन में। नंबर 1 इज the first involves pre-marital genetic assessment of the partners, especially with regard to recessive disorders. Basically, पहले ही जो है वो जेनेटिक असेसमेंट करवा ली जाती है ताकि बाद में जो है वो कोई अगर रिसेसिव डिसऑर्डर हो यानी उनके जीन्स के अंदर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर मौजूद है तो बाद में उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर वो डोमिनेंट ना हो जाए। तो अगर पहले से ही हम जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए तो बाद में होने वाले डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। इस जब सेकेंड एरिया जो है वो डोमेस्टिक रिलेशन का वो किस पे आता है कि जब कस्टडी जो है वो डिस्प्यूट्स होते हैं कि जब सेपरेशन हो जाती है फादर या मदर की तो बेस पे भी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मे बी कि जो मदर या फादर अगर कस्टडी उनके पास है तो ये पॉसिबल है कि कोई उनको बीमारी हो डिसऑर्डर हो और वो उस डिसऑर्डर की वजह से बच्चे की कस्टडी जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो ना कर सकें यानी उसका ख्याल ना रख सकें। तो इस डिस्प्यूट में भी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली काम आती है ताकि जो हेल्दी पर्सन है उसको बच्चे की कस्टडी दी जाए। और तीसरा अगर हम देखें डोमेस्टिक रिलेशन में तो ये है कि जब अडॉप्ट किया जाता है, जब बेसिकली चाइल्ड को अडॉप्ट करने जाते हैं तो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूज की जा सकती है कि मे बी उस चाइल्ड को या जो पेरेंट उसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं उनको कोई डिसऑर्डर ना हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि हमें डिसऑर्डर्स के बारे में भी प्रोडिक्शन मिलती है। तो अगर उनको कोई डिसऑर्डर हो सकता है या है तो उसकी वजह से जो है उस चाइल्ड पे जो है वो फर्क ना पड़े, तो इसलिए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जा सकती है और बहुत काम आती है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी चाहे वो प्री स्कूल से ग्रेजुएट तक हो तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात की जाए कि यंगर चिल्ड्रन की हम जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं तो उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद द जेनेटिक ट्रेट और प्री डिस्पोजिशन टू लर्निंग डिसेबिलिटीज। मे बी कि वो बच्चा जो है वो उसके लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जैसे डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया एक किस्म की ये डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे बेसिकली जो है वो वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, उनको लेटर समझ स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उस बच्चे के साथ जो है वो अच्छे से ट्रीटमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है ताकि उस बच्चे की ये जो कमजोरी है उसको ओवरकम किया जा सके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के यूज भी है और अब्यूज भी है। यूज यहाँ पर क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय में वांट टू यूज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू सेलेक्ट किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस पर कि उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम किसी को प्रोवाइड करेंगे तो वो ट्रेड्स को प्रिडिक्ट करती है। इसके अलावा मतलब ट्रेड्स में क्या क्या शामिल है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी एथलेटिज्म है या उसकी एम्पैथी है। ये ट्रेड्स भी जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। तो मे बी कि कोई एम्प्लॉयर जो है वो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करे कि भाई मैं जिस इंसान को एम्प्लॉयमेंट पे रख रहा हूँ उसके अंदर ये सारे डिसऑर्डर हो सकता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस का लेवल कम हो। तो बेसिकली इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है और नेगेटिव वे भी इसको लिया जा सकता है कि उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी को हायर किया जा सके या उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी को फायर भी किया जा सकता है जॉब से। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्यों वो इसलिए उसको यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द प्लेयर्स यूनिक एबिलिटीज, कि बेसिकली जो प्लेयर है उसके अंदर कुछ डिफरेंट एबिलिटीज हैं या नहीं है जो कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है, यानी उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो भी सकती हैं किसी इंसान को नहीं भी हो सकती। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स टीम्स के लिए
इसलिए जो है वो फायदेमंद हो सकती है। ऑल राइट, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है बेसिकली वो भी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज बकायदा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो जेनेटिक टेस्ट करवाती है ताकि पता चल सके कि जो जिस इंसान को वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं कि वो हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली इंसान जो है वो ऐसा होता है कि उसको प्रिडिक्ट हो जाता है कि आगे जो जाके उसको कोई बीमारी हो सकती है, तो वो लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस से उसको फायदा ही हो जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है पे करेगी जब वो बीमार होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि पहले से ही जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेती है ताकि उन्हें पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सके कि आगे जाके उस इंडिविजुअल को किस किस्म की बीमारी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कम पे कर रहा है और उसकी बीमारी पे ज्यादा लग रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। तो बेसिकली इंश्योरर गोल इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो तो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अगर ऐसा इंडिविजुअल उन्हें मिलेगा जो बहुत ज्यादा फ्यूचर में बीमार हो सकने के लिए नहीं है कि यहाँ पर उनके द मोर एन इंडिविजुअल इज जेनेटिकली predisposed to disease, the less for profit insurer desire that individual as a customer। कि अगर कोई इंसान फ्यूचर में उसको कोई डिजीज हो सकती है, अगर उसको प्री डिस्पोज हो जाए, तो जाहिर सी बात है हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो लो प्रॉफिट होगा। और अगर इसी के फ्लिप पे देखें, यानी कि इसी के ऑपोजिट बात देखें, तो द मोर एन इंडिविजुअल इज प्री डिस्पोज टू अ डिजीज, द मोर दे डिजायर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, अ कॉन्सेप्ट नोन एज एडवर्स सेलेक्शन। यानी अगर किसी इंडिविजुअल की प्री डिस्पोज हो जाता है डिजीज से, तो मे बी कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस दी ही ना जाए। तो कहीं कहीं इस बात को, जैसे लाइबर्टेरियंस हैं जो लॉ बनाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, वो उनके मानना ये है कि अगर प्रॉफिट की बेस पर ये जेनेटिक टेस्टिंग की जा रही है तो ये जो है वो इसका अब्यूज नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन है क्या, इसको देख लेते हैं। जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन पीपल आर ट्रीटेड डिफरेंटली by their employer or insurance company because they have a gene mutation that causes or increase the risk of an inherited disorder। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से ये बात पता की जा सकती है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर उस इंडिविजुअल को ही हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगर इसकी बेस पर कोई उसके साथ मिसबिहेव अच्छा, किया इसको जाए उस कंक्लूड एम्प्लॉयर करें, के साथ, इसको या कंक्लूड करें। जी सर बस थोड़ा सा रह गया जी। तो डिस्क्रिमिनेशन के फेयर की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फेडरल लॉज हैं जो जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक लॉ है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट गीना। ये डिजाइन किया गया है ताकि डिस्क्रिमिनेशन को जो है खत्म किया जा सके। अच्छा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह डिस्क्रिमिनेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो होती है, लॉ के मुताबिक ये जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कंफर्मेशन व्हेन इट कम टू एन एनी एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग, अब किसी भी एम्प्लॉयमेंट की हायरिंग हो रही है या उसे फायरिंग कर रही है या उसे पे करना है, उसके जॉब असाइनमेंट्स, उसके प्रमोशंस हैं, उसके कोई भी बेनिफिट हैं, अगर वो सिर्फ इस बेस पे उसको जो है वो रोके जा रहे हैं कि उसको उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बेस पर, तो ये जो है वो अनलॉफुल है, मना किया गया है लॉ में कि किसी भी एम्प्लॉयर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इसलिए यूज नहीं किया जा सकता कि उस इंडिविजुअल की उसको फायर किया जा सकता है या उसकी पेमेंट या उसको डीमोट किया जा सकता है, यानी उसके लेवल को या उसकी जो डेजिग्नेशन है उसको कम कर दिया जाए, ये अनलॉफुल है। इसके अलावा हैरेसमेंट भी हो सकती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, और हैरेसमेंट जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से ये इलीगल है। हैरेसमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफेंसिव और डेरोगेटरी रिमार्क्स, कि किसी भी इंडिविजुअल अगर उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बेस पर उसके लिए ऑफेंसिव रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो ये भी जो है वो हैरेसमेंट में शामिल होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर छोटी थोड़ी बहुत हैरेसमेंट से मुराद ये है कि अगर मजाक में आपस में किया जा रहा है तो वो कोई बात नहीं, अदरवाइज जो हैरेसमेंट है ये यहाँ पर मना है, ये नहीं की जा सकती। एक मिनट सर, जरा ये डिस्पैच हो गया आई थिंक, एक मिनट। ये सिस्टम पूरा हैंग हो गया है आपका। सर एक मिनट बस। सारे इश्यूज आज ही हुए हैं सर। बच्चे टाइम नहीं है, और मेरे ख्याल में हमजा वो भी नहीं सर आया। बस 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 बस।
तो अच्छी बात है ना सर, मुझे थोड़ा सा और टाइम नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं दूंगा। बस सर ये थोड़ा सा रह गया हैरेसमेंट के बाद। अच्छा सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। अच्छा अगर छोटी मोटी मजाक में या उस चीज़ में हैरेसमेंट की जा रही है तो उसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, लेकिन ये इलीगल है कि किसी भी इन्वायरमेंट को, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वो ऑफेंसिव बनाया जा सके हैरेसमेंट के थ्रू, तो ये इलीगल है। इसके अलावा रिटेलिएशन रिटेलिएशन भी जो है वो गीना के मुताबिक इलीगल है। रिटेलिएशन से मुराद ये है कि किसी भी इंडिविजुअल यानी कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर उसको रिटेलिएट किया जा रहा है या मतलब उसको जो है वो उसको बदला लेने के लिए उससे जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर कोई काम करवाया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल इलीगल है अकॉर्डिंग टू गीना। अब गीना बेसिकली क्या है? गीना के दो डिफरेंट पार्ट हैं, टाइटल 1 और टाइटल 2। टाइटल 1 के मुताबिक जो जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन है हेल्थ इंश्योरेंस की, और जो टाइटल 2 है उसमें एम्प्लॉयमेंट की डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 1 जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि ये इलीगल है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए टू यूज और रिक्वायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट अ पर्सन्स इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी और कवरेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस पे किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ना देना, ये इलीगल है। ये लॉ जो है मई 21 2009 में जो है वो अप्लाई हुआ था। इसके अलावा जो टाइटल 2 है उसके मुताबिक इट इज इलीगल टू फॉर एम्प्लॉयर्स, यानी जो एम्प्लॉयर्स को जो हायर कर रहे हैं, टू यूज पर्सन जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हेन मेकिंग डिसीजन अबाउट हायरिंग, प्रमोशन एंड सेवरल अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी जो है वो नवंबर 21 2009 में ही लॉ जो है वो बनाया गया है, और ये यूएस बेस्ड जो है वो लॉ है। अच्छा गीना और इसके अलावा गीना का जो लॉ है वो कुछ चीज़ों को जो है वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। जैसे कि गीना डज नॉट अप्लाई व्हेन एन एम्प्लॉयर हैव फ्यूअर देन 15 एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय यानी एक छोटी सी कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ 15 एम्प्लॉयज या उससे कम है, तो उस पर ये लॉ बेसिकली अप्लाई नहीं होता है। या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, तो इस पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता बेसिकली। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये भी अनलॉफुल है कि किसी की भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए, चाहे वो एप्लीकेंट एम्प्लॉयर हो या कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हो, या अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जा रहा है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, तो ये भी बेसिकली अनलॉफुल है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना चाहिए और नॉन डिस्क्लोज रखना चाहिए, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ है। एथिकल और इथिकल और पॉलिसी कंसिडरेशंस कुछ हैं, इसके बाद में बस कंक्लूड करूंगा। सबसे पहले कुछ इथिकल कंसर्न्स ये हैं कि फर्स्ट, वी शुड नॉट अडॉप्ट एनी पॉलिसीज दैट डिस्करेज एट रिस्क पीपल who want to undergo genetic testing from doing so far fear of the non-medical use of the information। कि किसी भी इंडिविजुअल को हम इतना मजबूर ना कर दें कि वो डर जाए, अगर डर जाए कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का अगर वो टेस्ट करवा रहा है तो उसको उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉन मेडिकल यूज के लिए यूज किया जाएगा, तो ये जो है वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसके अलावा हम किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो फोर्स नहीं कर सकते, कोर्स नहीं कर सकते कि वो जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाए। इसके अलावा थर्ड जो है, देयर इज अ ग्रेट डेंजर इन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय ले पीपल। मे बी कि जब जेनेटिक टेस्ट करवाया जाए तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन की जा सके किसी दूसरे इंडिविजुअल की वजह से, तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है और ये एथिक्स के खिलाफ है। इसके अलावा द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंटेन्ड। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी यानी एनोनिमाइजिंग करना जरूरी है किसी की भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। इसके बाद अलावा जो फिफ्थ है, वी शुड एक्ट टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। हमें ये प्रिजर्व करना चाहिए कि जो क्वालिटी है जेनेटिक टेस्टिंग की और उसकी काउंसलिंग की, कि हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, और उन्हें ये एतबार दिलाएं कि इसका कोई मिसयूज जो है वो नहीं होगा। And finally, the use of genetic information in non-medical setting create great risk of unintended societal consequences। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉन जो मेडिकल यूज जैसे एजुकेशन है या इसके अलावा जो नॉन मेडिकल यूज है उसके अंदर भी उसको मिसयूज ना किया जा सके। एट लास्ट कंक्लूजन यही है दैट वी मस्ट सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट ब्रॉड प्रोहिबिशन अगेंस्ट जेनेटिक एंड हेल्थ डिस्क्रिमिनेशन। हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए और सेफगार्ड करना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट, जैसे पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट जेनेटिक एंड हेल्थ रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरेंस सेटिंग नीड अटेंशन, स्ट्रेटनिंग एंड रिफाइनमेंट। बेसिकली जो लॉज बनाए गए हैं उसको भी देखा जाए कि उस लॉ में भी कोई ऐसी बात ना हो कि जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो खतरा हो।
these are the references. थैंक यू सो मच एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. आई एम सॉरी डिस्ट्रप्शन के लिए. थैंक यू. अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं काइंडली. मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है. नहीं पूछना चाहते. ठीक है. जी हमजा, नो क्वेश्चन. जी सर, आपको कुछ क्वेश्चन? क्या हो गया? सर शूट कर लिया है. आसमा सवाल पूछो. टॉक्सिकोजेनोमिक का क्या मतलब होता है? जी बच्चे, क्या? हो गया? आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई? जी जी सर बच्चे, हो गई. क्वेश्चंस करें आप लोग में से जो क्वेश्चन करना चाह रहा है. नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मैं पूछ नो. तो रही. जी बच्चे, आप पूछें. हमजा, व्हाट इज टॉक्सिकोजेनोमिक? टॉक्सिकोजेनोमिक बेसिकली आसमा फार्माकोजेनोमिक्स का ही एक और नाम है. उसको टॉक्सिकोजेनोमिक्स आप इसलिए कह रहे हैं कि स्लाइड पे किसी भी. जाके उसको डिटेल के साथ बताएं. स्लाइड जी पे जाके. सर मैं बताता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट. जी, टॉक्सिकोजेनोमिक बेसिकली आसमा ये इसका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी आल्सो कॉल्ड फार्माकोजेनोमिक्स. फार्माकोजेनोमिक्स को ही बेसिकली टॉक्सिकोजेनोमिक्स कहा जाता है. वो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी इंडिविजुअल की पता नहीं होगी और हम उसे कोई ड्रग देंगे तो मे बी वो उसके जेनोमिक स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह हो, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, इसीलिए इसको टॉक्सिकोजेनोमिक्स भी कहा जाता है. और टॉक्सिक भी हो सकता है. जी, इट मे बी टॉक्सिक. ठीक है. थैंक यू. ओके बच्चे, कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आप लोगों में से बच्चे? नो सर. अच्छा, सही है बच्चे, ठीक है. गुड, अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी. ठीक है, कोई और इसको जो है ईमेल कर दीजिएगा मुझे. ठीक है, लास्ट में मैं जो है ये ठीक है सर, मैं कर दूंगा. कर दूंगा मैं. ठीक है. अच्छा बच्चे, तो कोई ठीक और है सर. जो है हम जो हमारा तीसरा टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्टिव, यानी कि इश्यूज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एंड क्लोनिंग टेक्निक्स. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समराइज किया था, कुछ बताया था, लेकिन इतना डिटेल के साथ नहीं बताया था. रिप्रोडक्टिव एंड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या इश्यूज है और दुनिया के अंदर किन किन इश्यूज को फेस करना पड़ता है. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोनिंग. ठीक है, 1952 और 1953 से ये जो है क्लोनिंग की हिस्ट्री स्टार्ट होती है. ठीक है, सबसे पहले जो काम किया गया था वो नादरन लिपर्ड फ्रॉग को क्लोन किया गया था. ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया गया, यानी कि 1952 से 53 से जो है ये काम स्टार्ट हुआ था. इसके बाद 1978 में लुइस द फर्स्ट चाइल्ड conceived through in vitro fertilization was born. ठीक है, 1993 ह्यूमन एम्ब्रियोज वर फर्स्ट क्लोन्ड. ठीक है, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग के थ्रू जो है वो किया गया था, क्लोन किया गया था. उसके बाद जुलाई 5 1996 डोली वाज बॉर्न. डोली जो है शीप का नाम है. ठीक है, जिसको क्लोन किया गया था. ठीक है, 1996 में. ठीक है. अच्छा, जो कंप्लीटली जो एक ऑर्गेनिज्म जो हुआ था, जो कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म जो क्लोन हुआ था वो फर्स्ट मेमल है, जिसको डोली कहा जाता है. डोली फर्स्ट मेमल क्लोन यूजिंग मैच्योर सेल. ठीक है, डोली द लैब इन 1996 मेथड न्यूक्लियर ट्रांसफर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये रोजलिन इंस्टीट्यूट एट यूके एंड पीपीएल जो है थेरापेटिक्स, इसके थ्रू इसको जो है वो जो है वो क्लोनिंग के थ्रू इसको जो है वो किया गया. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक है, कम्युलिना द माउस इन 1998. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अंदर जो है इसको वो किया गया था, क्लोन किया गया था. ये भी ऑर्गेनिज्म बाद में क्लोन किया गया था. ठीक है, इसके बाद ये है केटल इन 1998 ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी किंकी यूनिवर्सिटी एट जापान. ठीक है, इन्होंने भी जो है इसको जो है क्लोन किया था, यानी कि पहले डोली हुई थी, उसके बाद जो है वेरिएशन के साथ साथ डिफरेंट एनिमल्स को क्लोन के प्रोसेस के जरिए उनकी जो है वो क्या कहते हैं, उनको जो है वो ग्रो करवाया गया था. ठीक है.
अच्छा, इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ क्लोनिंग इसमें है माइल, क्रिस्टालिस, केरल एंड डॉक्टॉम पिग्स इन 2000, ये नाम है इनके जो पिग्स वगैरह के हैं 2000। दुनिया में सबसे ज्यादा जो फार्मिंग होती है वो पिग की फार्मिंग होती है वर्ल्ड वाइड के तौर पर, ठीक है। ये थेरापेटिक इन यूके में किया गया था इनको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कार्बन कॉपी द केट इन 2002 टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर इसको जो है वो किया गया। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनरेशन ऑफ प्रोमेटिया 2003 ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च लेबोरेटरी इन इटली, इसको भी जो है क्लोन किया गया था, ठीक है। और भी इसके अंदर एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ डोंकी, ठीक है, क्लोनिंग ऑफ डॉग, ठीक है। और ये है रेसस जो इसको कहा जाता है, मॉन्की की एक टाइप है, वो ओरिगोन यूएसए के अंदर इसको किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब मेथड्स ऑफ क्लोनिंग, देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्लोनिंग होते हैं, एम्ब्रियो क्लोनिंग होती है और अडल्ट सेल क्लोनिंग होती है, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर क्या करते हैं, रिमूव अ सेल फ्रॉम एन एम्ब्रियो फॉर डेवलपिंग इनटू अ सेपरेट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्लोनिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक सेल को जो है वो डेवलप करते हैं, सेपरेट करते हैं, उससे एक जो है न्यू बॉडी को बनाया जाता है। इसके अलावा अडल्ट सेल क्लोनिंग रिप्लेस डीएनए न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल बाय अनदर, ये भी आप लोगों को पता होगा कि टू टाइप्स की क्लोनिंग होती है, अडल्ट और एम्ब्रियोनिक, ठीक है। अच्छा, डोली को किस तरह जनरेट किया गया था, सेल्स वर टेकन फ्रॉम अ डोनर शीप, ठीक है। सेल्स वर देन कल्चर टू स्विच ऑफ देयर जीन एंड बिकम डोमिनेट, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस बताया गया, नंबर 1 स्टेप बताया गया है। नंबर 2 के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल्स वर टेकन फ्रॉम अनदर शीप, इसके अंदर डिफरेंट पर्पज से यूज किया गया था, ठीक है। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड लिविंग एन एम्प्टी एग, ठीक है। ये स्टेप 3, द एग सेल्स विदाउट न्यूक्लियस वाज फ्यूज्ड विद द डोनर सेल्स using a pulse of electricity, a second pulse started the cell division। ये आई थिंक हमजा आसिफ आ गया है अभी, चलो मैं इसको कंप्लीट करा के फिर मैं उससे जो है वो क्लासेस की लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा बच्चे, तो आगे चलते हैं। स्टेप 4 यानी कि डिफरेंट स्टेप 4 के बाद जो है वो डोली को जो है वो जनरेट किया गया था। ये अगर आप चाहें तो इसमें जो है स्टेप के अंदर जो है आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एनिमल क्लोनिंग, ये आई थिंक किसी को टॉपिक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल क्लोनिंग, क्या इसमें जो है एडवांटेजेस है, कैन प्रोड्यूस एनिमल विद अ डिजायर्ड ट्रेट, आप अपनी मर्जी से डिजायर्ड ट्रेट के थ्रू जो है वो एनिमल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स करवा सकते हैं, आर्गन प्रोडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रोलिफेरेट एंडेंजर्ड एनिमल्स, बाकी इसके ये होता है कि बाकी जो है एंडेंजर्ड एनिमल्स जितने खत्म होते जा रहे हैं उनको भी जो है वो रिकॉल किया जा सकता है, उनके थ्रू जो है क्लोनिंग के थ्रू उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। तो और बहुत सारे जो है एंडेंजर्ड एनिमल हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन्होंने किया। एंडेंजर्ड की एक स्पीशीज है, ठीक है, नो तागोर ये स्पीशीज है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज इन 2002 इन 2000 में इसको जो है दोबारा क्लोनिंग के थ्रू इसको जो है सर्वाइव करवाया गया, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ वूली मेमोथ, ये भी एक्सटेंट है 10,000 ईयर्स से, ठीक है। और इसके अलावा और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्लोनिंग ऑफ अ काउ कंटेनिंग मेड काउ डिजीज रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, इन शेंगडोंग चाइना। तो क्या किया गया था कि एक डिजीज होता है जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जिसको मेड काउ डिजीज कहा जाता है, ठीक है। उस डिजीज के रेजिस्टेंट के अगेंस्ट जो है एक काउ से क्लीनिंग किया गया था, यानी कि वो उससे जो है क्लोनिंग के थ्रू जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस किया गया था, जिसके थ्रू यानी कि वो जीन ट्रांसफर किया गया था जो कि मेड काउ डिजीज रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है। अच्छा, कंसर्न्स इन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लिकेट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा सर्वाइवल रेट ऑफ क्लोन एम्ब्रियो लो, जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और ओवर वेटिंग होते हैं बर्थ के टाइम, ठीक है। ब्रीडर्स में वांट टू कीप देयर एनिमल यूनिक, ठीक है। ब्रीडर्स में वांट टू क्रिएट बेटर ऑफस्प्रिंग, तो ब्रीडर्स जो होते हैं उनकी जो है डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि इनके ऑफ स्प्रिंग वगैरह है वो बेटर से बेटर जो हैं वो हों, एनिमल्स जो हैं वो यूनिक हो। अगर जो है डोमेस्टिक एनिमल्स है तो उनकी जो है मिल्क प्रोडक्शंस वगैरह है वो भी हाई हो। तो क्लोनिंग से बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, हेल्थ ऑफ क्लोन्स, अच्छा इसके अलावा और भी क्लोनिंग के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट लंग्स एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। माइट हैव जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर से भी बचा जा सकता है थ्रू द क्लोनिंग, ठीक है बच्चे। अच्छा,
अच्छा, इसके बाद जो है डोली गेव, अच्छा डोली जब मैच्योर हुई, जब उनको जो है वो मैच्योर स्टेज पे पहुंचाया गया, तो वो जो है उसने जो है डोली गेव बर्थ टू अ फीमेल लेब इन 1998, बट डोली लेटर डाइड ऑफ प्री मैच्योर एजिंग इन 2003। ठीक है, तो ये डिफरेंट उसके जो है कंपनी ऑफ क्लोनिंग पेट्स जो हैं आज, हालांकि कुछ जो हैं कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं जो क्लोनिंग का काम करते हैं, जस्ट लाइक केट्स वगैरह हैं या डॉग्स वगैरह, जो एनिमल्स को जिनको रखा जाता है घरों के अंदर वगैरह, तो उनकी जो है ख्वाहिश के मुताबिक यानी लोग जो चाहते हैं जिस तरह के कलर्स हों, जिस तरह की क्लोन हो, तो इस तरह की जो है वो कंपनी भी है जो कि वो क्लोनिंग करा के वो आपको डिजायर्ड ट्रेड के मुताबिक आपको जो है वो केट्स वगैरह या प्रोवाइड करते हैं, या आपको डॉग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल पेट क्लोनिंग में नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी जो है ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो इस पे भी काम किया जाता है, इस पे भी जो है कमर्शियली भी क्लोनिंग करवाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इथिकल अटेंशन इज फोकस्ड अपॉन क्लोनिंग इज कंटेक्स्ट ऑफ द जेनेटिक कॉपिंग ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म। तो इथिकल अगर देखा जाए तो इसका क्या मकसद होता है कि यानी कि एक पूरा कॉपी पेस्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो असल में जो है मैमल्स ऑर्गेनिज्म पे तो अलाउ नहीं है, बाकी जानवरों पे अलाउ अलाउ है। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन को प्रायोरिटी दी गई है, ह्यूमन के लिए तो मना किया गया है, लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर ह्यूमन पे भी काम किया जा रहा है। उनके जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी पाई जाती हैं, लेकिन वो फिर भी इथिकल इश्यूज को जो है वो इथिकल इश्यूज को वो नहीं फॉलो करते और अपने काम को जो है वो कंटिन्यू करते। ठीक है, क्लोन्ड ह्यूमन एम्ब्रियोज हैव बीन प्रोड्यूस्ड बट देयर आर नो रिलायबल रिपोर्ट्स। अब ये भी आप अगर देखें तो ये भी एक रिपोर्टेड है कि क्लोन्ड ह्यूमन एम्ब्रियोज हैव बीन प्रोड्यूस, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है वो क्लोन्ड ह्यूमन उसको भी प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये रिलायबल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रिलायबल रिपोर्ट है, इसीलिए तो इस रिपोर्ट को जो है वो यानी कि ये न्यूज़ को ब्रेक किया गया है। तो इस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्लोनिंग ह्यूमन, अच्छा, तो कुछ कंट्रीज पे जो है क्लोनिंग टू काइंड्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरापेटिक क्लोनिंग होती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग यानी कि इसका मकसद है एक न्यू बेबी बॉर्न करना। ठीक है, वुमेन वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू टर्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है, तो दुनिया के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का जो है फर्टाइल वगैरह इस तरह से जो है वो उसके कंपनीज हैं डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, यूके की, तो वहाँ पे जो बे औलाद हैं उनके लिए जो है वो उनके थ्रू टेस्ट बेबी ट्यूब के थ्रू जो है वो किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ मज़ाहिब में इस चीज़ को मना किया गया है। इसके अलावा थ्रोप्टिक क्लोनिंग वो तो वर्ल्ड वाइड के तौर पर की जाती है। ठीक है, उसके अंदर लाजमी नहीं है एम्ब्रियो की क्लोनिंग की जाए, बाकी पर्पज़ के लिए भी वो क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, इन थ्रोप्टिक क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, अगर एम्ब्रियो की क्लोनिंग होती है, एम्ब्रियो इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेल्स फ्रॉम इट, एम्ब्रियो के सेल लेके उन्हीं में से ही एम्ब्रियो को जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, cloning can occur at the level of DNA, at the level of the single cell, or at the level of the whole organism. ठीक है, क्लोनिंग टू बर्थ हैज कम टू बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिस तरह मैं ऊपर बता चुका हूँ। और थ्रोपेटिक क्लोनिंग क्या होती है, वो स्टेम सेल से हम जो है वो जो है वो उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इंसान की क्लोनिंग क्या होता है, इसके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होती है, और सरोगेट मदर और एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल में जो है इसको यहीं पे मैं क्लोज कर दूं। ये तो आप लोगों को पता है इसके रिप्रोडक्टिव एंड क्लोनिंग टेक्निक्स पे, और भी बहुत ज़्यादा क्लोनिंग टेक्निक्स है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और इसमें कोई इस तरह की मेरे ख्याल में चीज़ नहीं है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जो मैं आप लोगों को इसमें जो है मैं आपको बताऊं। एक मिनट, ये सारी चीज़ें आपने आई थिंक सो पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने। जी बच्चे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें, या इसको डिटेल के साथ बताऊं मैं आप लोगों को? सर पढ़ी तो है लेकिन बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपकी। इसमें मेथड्स भी बताए गए हैं कि किस तरह जो है वो क्लोनिंग करवाई जाती है। जी सर बच्चे, डिटेल में बता दें, सर डिटेल में सर बता दें। हमने पढ़ी हुई है। आप अच्छा ये असल जो में मैं पीपीटी है वो आपको हमें बताऊं, भेज दिएगा। मैं एक चीज की वजह से इसको डिटेल नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इथिकल इश्यूज भी हैं। असल में जो है ये डिटेल क्लोनिंग के बारे में, ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में बताया गया है। असल में मुझे बताने हैं इथिकल इश्यूज, इसके क्या क्या इथिकल इश्यूज है। ठीक है, अब जस्ट लाइक
इसके अंदर जो है वो डिटेल के साथ भी है। इसके अंदर जो है अगर मैं आपको दे दूंगा, अगर आप लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ह्यूमन क्लोनिंग पे ज्यादा जो है वो बताया गया। मैं चाह रहा था कि अगर एनिमल क्लोनिंग की हो तो मैं वो आपको डिटेल के साथ बता दूं। चलें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक आप लोगों का है वो इथिकल इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है बच्चे। या आपको चले, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिटेल के साथ मैं इसको बता दूंगा, ठीक है बच्चे। कहाँ से मैं आपको बताऊंगा, वाई ह्यूमन क्लोनिंग। एक मिनट, यहाँ से वाई क्लोन ह्यूमन, ह्यूमन को क्यों क्लोन किया जाता है, ठीक है, क्या पर्पस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से किया जाता है, या सरोगेट मदर वगैरह के लिए, या कुछ कपल्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए इश्यूज होते हैं, तो वो जो है किस तरह जो है वो बेबी केयर के थ्रू जो है वो करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, कंसर्ट होती हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है, और इसका क्या तरीक़ेकार होता है और क्या मेथड है, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। सही है बच्चे, मेरे ख्याल में इनफ है। अच्छा, अब आप लोगों में से एक स्टूडेंट जो है वो अभी आए हैं।